मेथी का दाना और पानी मिला के रोज रात को रखना और सुबह खिलाना, इतने से यूट्रस डिस्प्लेसमेंट का ही केस ठीक हो जाए। जो गर्भाशय है ना वो वापस अपने स्थान पर जाकर फिक्स हो जाएगा। इतनी अद्भुत दवा है गोमूत्र, लेकिन मेथी दाने के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो। ऐसे ही हमारे रसोई में एक बहुत अच्छी दवा है, उसका नाम है दालचीनी। दालचीनी गुड़ के साथ या दालचीनी शहद के साथ 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर और 1 चम्मच शहद रोज मिलाकर किसी को खाली पेट दें और 1 घंटे के बाद गोमूत्र दें तो 48 बीमारियां उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। 48 पित्त के जितने भी रोग हैं, पित्त के रोग माने पेट में जलन होना, गैस बनना, खट्टी डकारें आना, रात को नींद नहीं आना, हमेशा बार बार हिचकी आना, ये सब पित्त की जितनी भी बीमारियां हैं वो सब की सब इससे ठीक हो जाती हैं। दालचीनी का पाउडर ने हिसाब जोड़ा है 148 बीमारियां ठीक होती हैं। और ये 148 बीमारियों पर हिंदुस्तान के लोग हर साल 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। ये मुफ्त में ठीक होने वाली बीमारियां। आप जानते हैं डायबिटीज के भारत में 5 करोड़ मरीज हैं और एक मरीज का महीने का खर्चा लगभग 1000 रुपए का है, तो 12,000 रुपए साल का खर्चा। और 5 करोड़ मरीज है, 60,000 करोड़ रुपए डायबिटीज में खर्च होता है 1 साल में भारत में। लेकिन डॉक्टर गारंटी कुछ नहीं देता कि कितने दिन में ठीक होगा। वो कहेगा इंसुलिन का इंजेक्शन जिंदगी भर लगाते रहो, इसका मतलब वो इलाज नहीं कर रहा है, अपना धंधा कर रहा है। इलाज का मतलब है 2-3 महीने में ठीक होना ही चाहिए, और अगर वो नहीं कर सकता तो बोल देना चाहिए कि मैं इलाज नहीं कर सकता इसका। और वो डायबिटीज जिसका डॉक्टर जिंदगी भर इंसुलिन देता रहता है वो गाय मूत्र से ठीक होती है। 148 बीमारियां जिनको लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं हर साल, ये सब गाय मूत्र और चिकित्सा रसोई की, अगर रसोई की औषधियों की थोड़ी भी जानकारी है इसका उपयोग करके ठीक कर सकते हैं। तो हम लोगों ने गांव-गांव ये प्रचार अभियान शुरू किया कि गांव-गांव में गोमूत्र चिकित्सा हो और अपने रसोई घर में जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं उनकी चिकित्सा लोग करने लगे, तो गांव के लोग ठीक होने लगे और उनके रिश्तेदार पड़ोसी ठीक होने लगे, देश का लाखों करोड़ों रुपए बचने लगे और गाय का महत्व बढ़ने लगे। ये मेरी आपसे विनती है, आप अपने गांव में भी इसका प्रचार करें। तो आप बोलेंगे राजीव भाई ये सब जानकारी जो दी ये हमें याद नहीं रहती। बहुत लोग कहते हैं हमको ये बातें याद नहीं रहती। और याद क्यों नहीं रहती? क्योंकि हमारी स्मरण शक्ति कम हुई है। और हमारी स्मरण शक्ति कम होने का कारण क्या है? रोज हम भैंस का दूध पीते हैं तो भैंस जैसे ही हो गए, गाय का दूध पीना बंद हो गया, आप इसमें भैंस का चालू हो गया। तो मेरी विनती है कि आप अगर स्मरण शक्ति अच्छी रखना चाहते हैं तो गाय का ही दूध पीजिए। गाय का दूध पिएंगे तो गाय जैसे बनेंगे, भैंस का दूध पिएंगे भैंसी जैसे हो जाएंगे। आप कभी भी देखो भैंस सड़क में खड़ी हो जाए, सामने से ट्रक आए, पीछे से बस आए, कितना भी हॉर्न बजाए, भैंस हटती नहीं, वहीं खड़ी रहती, क्योंकि हटने के लिए अक्ल चाहिए, उसमें अक्ल नहीं है। और कभी भी देखना भैंस कीचड़ में जाके बैठती है, गंदे से गंदा कीचड़, उसमें घुस जाएगी, बैठ जाएगी और एक बार बैठ गई तो डंडा मारने को भी नहीं निकलती। और कभी भी देखना भैंस का बच्चा जब पैदा होता है ना तो गिर जाता है जमीन, खड़ा भी नहीं रहता और इतना आलसी होता है कि पड़ा रहता है, 2-4 दिन हिलता भी नहीं, उठा के रखना पड़ता है। और गाय का बच्चा जब पैदा होता है तो आधे घंटे में कूदना शुरू कर देता है और 1 घंटे में तो दौड़ने लगता है। इतना इमीडिएट क्यों? वो गाय का दूध पीता है। गाय का दूध पीने से चुस्ती फुर्ती आती है, भैंस का दूध पीने से आलस्य आता है। आप कभी सोचो अगर भैंस अच्छी होती तो भगवान कृष्ण ने जरूर पाली होती। आपको मालूम है भगवान कृष्ण के घर में 7 लाख गाय थी। 3 लाख गाय वो संभालते थे, 3 लाख गाय उनके भाई बलराम संभालते थे और 1 लाख गाय उनके पिताजी नंद बाबा संभालते थे। जो परिवार 7 लाख गाय रख सकता है वो एक भैंस तो रख ही सकता था। एक भी भैंस नहीं। भगवान राम ने भी कभी भैंस नहीं पाली, उनके घर में कपिला गाय थी, कभी भी भैंस नहीं आई। भगवान शंकर के पास भी गाय का नंदी है, दत्त भगवान ने भी गाय ही पाली है, भैंस सिर्फ यमराज ने पाली है। तो आप भैंस का दूध पियो, यमराज के पास चलो। और भैंस का दूध पीने से यमराज के पास आप कैसे जाएंगे? आप जानते हैं भैंस का दूध पीने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है।
क्योंकि भैंस का दूध गाढ़ा होता है, उस गाढ़े दूध को पचाने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए, तो कोलेस्ट्रॉल पैदा हुआ लेकिन वो फिर कंज्यूम नहीं होता, तो ब्लड में इकट्ठा होता रहता है, और ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है तभी हृदय घात आता है, और हृदय घात आया तो यमराज के पास। तो भैंस यमराज की है, उसका दूध मत पियो। भगवान कृष्ण की गाय है, उसी का दूध पियो, और आप पियो, अपने बच्चों को भी पिलाओ, तो स्मरण शक्ति बहुत तेज होगी। मैंने मेरे अपने जीवन में ये करके देखा है। बचपन में मेरी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी नहीं थी, तो मेरी मां को किसी संत ने बताया कि इस बच्चे को गाय का दूध पिलाओ, तो बचपन से मेरी मां मुझे गाय का दूध पिलाती है, उसमें थोड़ा घी डाल के और थोड़ी हल्दी, थोड़ा घी और दूध मैं बचपन से पीता हूं सोते समय। आज मेरी स्मरण शक्ति इतनी तेज है कि एक किताब में एक बार पढ़ लूं तो बता सकता हूं कि उसके किस पेज पर क्या लिखा हुआ। बचपन में मेरी स्मरण शक्ति इतनी अच्छी नहीं थी। ये गाय के दूध का और गाय के घी का कमाल है। आप अपने घर के बच्चों को भी यही पिलाइए और आप भी खुद यही पीजिए। और मेरा निवेदन है कि घी भी खाना है तो गाय के दूध का ही खाइए, भैंस के दूध का घी मत खाइए, क्योंकि उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो जैसे सिर दर्द है, माइग्रेन है, हेडेक है, इसकी बहुत अच्छी दवा है गाय का घी। हल्का गर्म करो गाय घी और एक एक बूंद नाक में डाल के रात को सो जाओ, सभी तरह के सिर दर्द ठीक होते हैं। और गाय घी अगर आप नाक में डालो ना तो कई बीमारियां ठीक होंगी। जैसे अगर आपको रात में नींद नहीं आती, घर पे करवटें बदलते रहते हैं, आप ये गाय घी डाल के सो जाओ, बहुत अच्छी नींद है। कई लोग हैं जो रात को सोते समय नाक से संगीत निकालते हैं और इतना जोरदार संगीत निकलता है कि पड़ोसी उनके सो ही नहीं सकते, वो तो मस्त सो जाते हैं, पड़ोसी परेशान रहते हैं। उन सभी लोगों की सबसे अच्छी दवा है ये गाय घी। हल्का गर्म करो, एक एक बूंद नाक में डालो ड्रॉपर की मदद से। गाय घी और बड़े काम में आता है, जैसे साइनोसाइटिस या साइनस, उसकी बहुत अच्छी दवा है ये गाय घी। किसी को भी साइनस की तकलीफ है, कितनी भी पुरानी है, आप उनको बोलो गाय घी डालें ना, बहुत जल्दी ठीक। स्नोफीलिया जिनको भी है उनको बोलो गाय घी डालें नाक में, बहुत जल्दी ठीक हो। और जैसे नाक में कई बार हड्डी बढ़ जाती है, मांस बढ़ जाता है, पॉलिप, उसकी बहुत अच्छी दवा है ये गाय, हल्का गर्म करके डालते हैं। ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जिनको बहुत ज्यादा छींकें आती हैं, हर समय छींकते हैं, नाक से पानी निकलता है, उनको बोलो गाय घी डाल के रात को सो। कई बार नाक बंद हो जाती है तो मुंह से सांस लेते हैं, गाय घी डाल दो, एक ही बार में नाक खुल जाए। और बहुत गंभीर एक बीमारी में ये काम आता है गाय घी। जब किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है और हमारे ब्रेन के किसी हिस्से में ब्लड जमा हो जाता है, क्लॉट, उसको निकालने की ताकत इस गाय घी में है। आप नाक में डालते रहो एक एक बूंद, और जिनको ये तकलीफ है उनको कहना ऐसे करके उसको थोड़ा सा खींचे, वो ब्रेन में अंदर जाएगा। गाय घी ब्रेन के हर उस पार्ट में पहुंच जाता है जहां मेडिसिन भी नहीं पहुंच सकती। बहुत अद्भुत है। और ये एक गाय घी कम से कम 28-30 बीमारियां ठीक करता है। आपको इसके बारे में एक रोचक बात बताऊं कि ये गाय घी जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा, मिलता नहीं कहीं। आप रखो इसको, थोड़ा थोड़ा शीशी में बना के रखते जाओ, पुराना जितना होता जाएगा क्वालिटी बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा आता है कि ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को भी ठीक करते हैं। और कुछ दवाएं बताता हूं। आंख की बीमारियां, आंख में मोतियाबिंद हो सकता है, काला मोतिया हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट बीमारी आई, या मायोपिया हुआ, या कलर ब्लाइंडनेस, डे ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सबके लिए बहुत अच्छी दवा है गाय मूत्र, ताजा फ्रेश, एक एक बूंद आंख में डालो, बहुत अच्छा काम करता। आंखों में ऐसी कई बीमारियां हैं जो जल्दी ठीक नहीं होती, जैसे रेटिनल डिटैचमेंट ठीक नहीं होता जल्दी, लेकिन गाय मूत्र डालने से बिल्कुल ठीक होता है।
अब इसमें सावधानी वही है कि गाय गर्भवती ना हो और मूत्र देशी गाय का हो। कान की कई बीमारियां हैं, कान में एक एक बूंद गोमूत्र डाल दो ठीक हो जाता है। कान में बहुत तेज दर्द हो रहा है, एक बूंद गोमूत्र डालो तुरंत दर्द बंद होता है। कान से गंदगी निकलती है, मैल निकलता है, वो ठीक होगा। कई बार कान में हमिंग साउंड आती है, हम ऐसे कान में घूमता है, गूंजता रहता है, ये बहुत अच्छे से ठीक होता है गाय दूध से, गाय मूत्र से। गले की कई बीमारियां हैं जो गोमूत्र ठीक कर देता है। फिर आप बोलेंगे ये भैंस का करेंगे क्या, बेच दीजिए, जॉर्ज बुश ले लेगा उसको बहुत जरूरत है उसकी। आपको मालूम है जॉर्ज बुश भैंस का मांस खाता है, तो भारत की सब भैंस बेच दो, अमेरिका चली जाएगी। खाएंगे अमेरिका वाले उसको, काट के खाएं या दूध पिए, हमसे क्या लेना देना। अपना देश भैंस का देश नहीं है, अपना देश गाय का देश है, क्योंकि ये कृष्ण का देश है, राम का देश है, महावीर का देश है, गौतम बुद्ध का देश है। यहां हर भगवान ने गाय पाली है, भैंस किसी ने नहीं। तो गाय रहेगी तो गाय का दूध आप पिएंगे। और एक छोटी सी विनती है कि आप गाय का दूध पिए अपने जीवन में, गाय का घी खाएं, जरूरत पड़े तो खेत में गाय का गोबर और गोमूत्र ही लगाएं। आजकल आप यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट इस्तेमाल करते हैं, उससे खेती की हालत खराब हो रही। यूरिया डीएपी डालते डालते मिट्टी में जहर बढ़ गया, और इतना जहर बढ़ गया है कि वो जहर आपके खाने में आ गया है। कोई भी व्यक्ति जो यूरिया डीएपी का गेहूं खाता है वो अपने रक्त का कभी भी परीक्षण कराए तो आपके रक्त में यूरिया निकलेगा। जो कुछ खेत में आप डालते हैं ना एंडोसल्फान मेलाथियन, वो आपके रक्त में निकलेगा, नहीं तो करा के देख लीजिए परीक्षा। एक बार मैंने मेरे रक्त का बहुत साल पहले परीक्षण कराया था, 15 साल पहले, मेरे रक्त में डीडीटी निकला, डीडीटी। तो मैं परेशान हो गया, ये डीडीटी आया कहां से। तब मेरे समझ में आया कि मेरे घर में खेती होती है, मेरे माता पिता दोनों किसान हैं, मेरे माता पिता के माता पिता भी किसान थे, हमारे परिवार में सैकड़ों साल से खेती होती है। हमारा परिवार अलीगढ़ जिले में उत्तर भारत में है। तो मेरे खेत में 15 साल पहले मुझे याद है कि खूब यूरिया डीएपी सुपर फॉस्फेट डालते थे, डीडीटी छिड़कते थे, एंडोसल्फान डालते थे। तो इसका असर यह था कि मेरे खून में भी डीडीटी और एंडोसल्फान आ गया। तब हम लोगों ने 15 साल पहले परिवार में बैठकर फैसला किया कि ये रक्त में आने लगा है, इसका मतलब खतरनाक स्तर तक हमने ये जहर खा लिया है, अब ये बंद करना चाहिए। तो हमने घर में मिलकर फैसला किया, गोबर डालेंगे, गोमूत्र डालेंगे, यूरिया डीएपी बंद कर दिया। 15 साल हो गया, यूरिया डीएपी बिल्कुल बंद कर दिया। फिर हमने देखा कि यूरिया डीएपी बंद करने से हमको 4 फायदे हो गए। नुकसान तो एक भी नहीं है, फायदे 4। पहला फायदा ये हो गया कि खेती का खर्चा कम हो गया। पहले यूरिया डीएपी हम डालते थे तो 1 हेक्टेयर खेत में कपास लगाने का खर्चा हमारा कम से कम तो 1800 से 2000 रुपए आता था 1 हेक्टेयर में। अब हमने यूरिया डीएपी बंद कर दिया, अब उसी 1 हेक्टेयर में कपास लगाने का ज्यादा से ज्यादा खर्चा हमारा 200 रुपए आता है। माने हमारा 90% खर्चा कम हो गया। तो खर्चा कम हुआ, 1 लाख। दूसरा लाभ क्या हुआ कि पहले 1 एकड़ खेत में हमको 3 कुंटल कपास आता था, अब 1 एकड़ खेत में 7.5 कुंटल कपास आता है। 15 साल में इतना परिवर्तन। तो उत्पादन हमारा 2 गुना हो गया, 100% ज्यादा हो गया, खर्चा 90% कम हो गया, माने 190% फायदा हमको हो गया। तो खेती में ही संभव। मेरे पिताजी के चचेरे भाई, उनके पास खेती है, हमारे पास भी है, उनके पास भी है। हमने घर में आपस में एक समझदारी बनाई हुई है कि खेती में कोई जो करेगा वो दूसरा नहीं करेगा। तो जैसे हम गेहूं चावल चना दान करते हैं तो वो सब्जियां करते हैं, तो उनके खेत में हमेशा सब्जी रहती है, हमारे यहाँ गेहूं चना चावल। तो उनका 25 एकड़ खेत है, 25 एकड़ में वो सब्जियां लगाते हैं, भिंडी है, तुरई है, टिंडे हैं, टमाटर है, जो भी सब्जी है वो लगाते हैं। 25 एकड़ खेत में हर रोज, आपको ये बात मैं सुना रहा हूं और ध्यान से आप सुनिएगा, हर रोज 5000 किलो सब्जी टूटती है, हर रोज 5 टन। और 1 किलो सब्जी अगर 3 रुपए में भी बिके, 4 रुपए में भी बिके, 5 रुपए में बिके, तो 25,000 रुपए रोज की इनकम है। 25 एकड़ खेत में 25,000 रोज रुपए की इनकम, आपको क्या चाहिए? ईमानदारी की, बेईमानी की नहीं। तो उस दिन से मेरे समझ में आया कि गाय के गोबर और गोमूत्र में इतनी ताकत है कि कोई भी किसान करोड़पति हो सकता है।
फिर मैं भारत देश में प्रवास करता हूं पिछले 10-12 साल से। एक बार मैं तमिलनाडु में गया। तमिलनाडु में एक जिला है, उसका नाम है अर्काड जिले में एक किसान के घर में मैं गया था। उनके परिवार में वो बताते हैं कि 200-300 साल से खेती होती है और हमेशा गाय का गोबर और मूत्र ही डालते हैं। उनके 1 एकड़ खेत में 56 कुंटल धान पैदा हो रहा है आज की तारीख में। 56 कुंटल, 56 कुंटल पर एकड़। और तमिलनाडु सरकार ने इस साल वो भाई को सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार दिया है 5 लाख रुपए का। और उनका भारत के टेलीविजन चैनल पर आधा घंटे का कार्यक्रम आया DD1 पर और तमिल टीवी चैनल पर। अर्काड जिले में 56 कुंटल चावल, जो सॉरी धान, 56 कुंटल 1 एकड़, सिर्फ गोबर गोमूत्र से। एक किसान को मैं जानता हूं, कर्नाटक में है, कर्नाटक में गुलबर्गा जिले में। उनका नाम है अब्दुल रऊफ, बहुत अद्भुत आदमी है। उनका खेत अभी मैं देखने गया तो अब्दुल रऊफ ने मुझे अपनी कहानी सुनाई। वो कक्षा 8 में पढ़ाई छोड़कर स्कूल से चले गए थे। कारण क्या था? उनके पास पैसे नहीं थे, फीस के देने के पैसे नहीं थे, तो अब्दुल रऊफ को पढ़ाई छोड़नी पड़ी कक्षा 8 में। फिर उन्होंने क्या किया, किसी आदमी से खेत ले लिया किराए पर कि भाई खेत मुझे दे दो, किराया फिक्स कर लो, साल में जितना तुमको चाहिए मैं दूंगा। तो उन्होंने 15 एकड़ खेत लिया, 1000 रुपए एकड़ के किराए पर, मैंने 15,000 रुपए उनको देने हैं हर साल। खेत ले लिया, उसमें खेती शुरू किया गाय का गोबर गोमूत्र से। अब्दुल रऊफ की आज की 1 साल की इनकम, नेट इनकम जो है वो 3.5 लाख रुपए नेट इनकम, और ग्रॉस इनकम उनकी 10 लाख रुपए, मात्र 15 एकड़ खेत में। और कर्नाटक सरकार ने अब्दुल रऊफ को इस साल का 10 लाख रुपए का सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार दिया। मैंने कर्नाटक सरकार के एक यूनिवर्सिटी में जाकर कहा, धारवाड़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेरा एक व्याख्यान था। मैंने कहा ये अब्दुल रऊफ तो कोई साइंटिस्ट से बड़ा साइंटिस्ट है, जो काम वैज्ञानिक नहीं कर सकता वो अब्दुल रऊफ कर रहा है। अब्दुल रऊफ क्या करता है, गोबर गोमूत्र से ज्वार उत्पन्न करता है, ज्वार, और ज्वार का अच्छा क्वालिटी का बीज बनाकर बीज बेचता है और 10 लाख रुपए साल का कमा लेता, 15 एकड़ से। तो मैंने वहां यूनिवर्सिटी को कहा कि इसको तो डॉक्टरेट की पदवी मिलनी चाहिए। तो चांसलर ने कहा कि ये तो 8वीं पास नहीं है। मैंने कहा वो आप छोड़ दो, ये तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों से बड़ा आदमी है। जो बीज वैज्ञानिक नहीं बना पा रहे हैं वो ये बनाकर किसानों को बेच रहा है। तो अभी थोड़े दिन पहले धारवाड़ विश्वविद्यालय ने अब्दुल रऊफ को डॉक्टरेट अवार्ड किया। और आप जानते हैं इसका फायदा क्या हुआ? जिस दिन अब्दुल रऊफ को डॉक्टरेट मिला, मैं खुद उस पुरस्कार समारोह में हाजिर था। सारे अखबार वाले और मीडिया वाले हाजिर थे। अगले दिन कर्नाटक के सभी अखबारों में फ्रंट पेज पर छपा। 3 दिन के अंदर 500 किसान आ गए कि हम भी यही कर रहे हैं, आप देखो हमारे खेत में, हमें तो पता ही नहीं, हम भी यही कर रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से। और उन 500 किसानों के खेत में जाकर देखा तो एक एक से चमत्कार गाय के गोबर और गोमूत्र का। तब उन किसानों को सबकी लिस्ट बनाकर धारवाड़ यूनिवर्सिटी के सामने पेश हुआ। आज धारवाड़ यूनिवर्सिटी ने वो 500 किसानों को डॉक्टरेट दिया। वो कहते हैं कि इनसे बड़ा कृषि वैज्ञानिक कौन हो सकता है? भले ये 8वीं फेल है, 7वीं फेल है, लेकिन इनकी जो अकल है, ये जो बुद्धि है, वो किसी वैज्ञानिक से ऊंची है। उस दिन से मुझे ये कन्विक्शन हो गया है कि अगर ये 500 किसान कर सकते हैं गोबर गोमूत्र से, मेरे अपने घर में गोबर गोमूत्र की खेती हो रही है, तो आप भी कर सकते हैं। आपके पास अगर थोड़ा भी खेत है, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, तो आप भी गोबर गोमूत्र से करना शुरू करें। तरीका इसका बहुत सरल है। गाय का गोबर ले लो, गाय का मूत्र ले लो, दोनों को इकट्ठा करके घोल लो, उसमें थोड़ा गुड़ मिला दो और चने की दाल का आटा या तो उड़द की दाल का आटा मिला दो। 15 दिन इसको रखो। 15 दिन के बाद इसमें पानी मिला दो, जितना गोबर मिलाना था उसका 10 गुना पानी मिला दो। अब ये जो घोल तैयार हुआ इसको खेत की मिट्टी में छिड़क दो, स्प्रे करना। इसके स्प्रे करने के 2 तरीके हैं। अगर आपके पास स्प्रे मशीन है तो उसका नोजल निकाल के स्प्रे कर दो, और अगर खेत में पानी लगाते हैं तो पानी के साथ ये घोल छोड़ दो तो मिट्टी में चढ़ जाए। और एक तीसरा तरीका है कि खेत की मिट्टी ले लो और इसमें डाल दो गोबर गोमूत्र का जो घोल है, मिट्टी इसको सोख लेगी, फिर उस मिट्टी को खेत में ऐसे डाल दो जैसे यूरिया डाल दो, और हर 15 दिन में करना है। मात्रा कितनी? अगर 1 एकड़ खेत है तो 15 किलो गोबर, 15 लीटर मूत्र, 2 किलो गुड़ और 2 किलो दाल का आटा। अगर 1 एकड़ खेत है, 2 एकड़ खेत है तो 30 किलो गोबर, 30 लीटर मूत्र, 4 किलो गुड़, 4 किलो दाल का आटा।
अगर आपका ज्यादा खेत है तो मल्टीप्लिकेशन करते जाओ। और इसमें कभी ज्यादा कम हो जाए तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं। यूरिया ज्यादा कम हुआ तो खेत जल जाएगा, ये ज्यादा कम होने से कोई फर्क नहीं। बस इसमें सावधानी इतनी ही रखनी है कि जब गाय का मूत्र और गोबर आप डालें तो वो देशी गाय का ही होना चाहिए, तो जर्सी का मत मिला देना उसको। हाँ, जर्सी का मिलाएंगे तो परिणाम अच्छा नहीं आएगा, तो मैं पहले ही बता देता हूं। फिर आप बोलेंगे राजीव भाई बोल के गए थे, हमने किया परिणाम नहीं आया। परिणाम अच्छा तभी आएगा जब देशी गाय का गोबर और देशी गाय का ही मूत्र हो। फिर आप बोलेंगे जी देशी गाय नहीं है तो खरीद लो, छत्तीसगढ़ में मिलती है, भैंस बेच के गाय ले लो। एक भैंस बेचोगे तो 4-5 गाय आ जाएगी, और एक भैंस जितना खाती है उसमें 4 गाय खाएगी। बहुत खाती है भैंस, और नखरे भी बहुत है उसको। थोड़ी गर्मी ज्यादा हो जाए तो उसको स्नान कराना पड़ता है, नहीं तो दूध नहीं देती, और खाना थोड़ा कम हो जाए तो दूध नहीं देती। तो ये नखरे वाली भैंस को क्यों रखा हुआ है? गाय ले लो, सीधी सादी भोली भाली, थोड़ा कम भी खाएगी तो दूध कम नहीं होता उसका। गाय कम खाती है, कम भी खाती है, इसलिए उसको मां का दर्जा है। भैंस नहीं है तो भैंस ले लो, गाय ले लो, जर्सी गाय बेच के भी देशी गाय ले लो। आप में से जो कार्यकर्ता भाई ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जो गांव से आए हैं, उनको भी स्वदेशी आंदोलन चलाना है। उनको स्वदेशी आंदोलन क्या चलाना है? अपने गांव में विदेशी कंपनियों की सबसे ज्यादा बिकने वाली जो चीज है वो है रासायनिक खाद, जिसको हम यूरिया कहते हैं, डीएपी कहते हैं, सुपर फॉस्फेट कहते हैं, और रासायनिक कीटनाशक जिसको एंडोसल्फान कहते हैं, मेलाथियान कहते हैं, पैराथियान कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। तो ये विदेशी कंपनियों के कीटनाशक और रासायनिक खाद, ये किसानों के बीच में सबसे ज्यादा खरीदी जाती है। और एक साल में 4,80,000 करोड़ रुपए की खरीदी जाती है रासायनिक खाद और कीटनाशक। माने हमारे किसान हर साल रासायनिक खाद और कीटनाशक खरीदकर विदेशी कंपनियों को 4,80,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ये भी हमको बचाना है। तो क्या करना है? किसानों को जो समझाना है जाकर गांव गांव में कि भैया ये रासायनिक खाद विदेशी है, ये मत डालो। तो किसान पूछेगा क्या डालें? तो उससे कहो गोबर की खाद डालो, ये रासायनिक खाद मत डालो। तो किसान पूछेगा जी गोबर की खाद में फायदा कम है, रासायनिक खाद में फायदा ज्यादा है। तो उसको बड़े प्रेम से समझाना है कि गोबर की खाद में ही फायदा ज्यादा है, रासायनिक खाद में फायदा तो बहुत कम है, क्योंकि रासायनिक खाद बहुत महंगी मिलती है। पहले एक कट्टा रासायनिक खाद मिलती थी 70 रुपए में, अब एक कट्टा रासायनिक खाद मिलती है 350 रुपए में, 300 रुपए में, 350 रुपए में, और कभी कभी ब्लैक हो जाए तो 500 रुपए में यूरिया। और हर साल कीमत बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि ये रासायनिक खाद बनती है उन वस्तुओं से जिनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहा जाता है, और सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसको नेफ्था कहते हैं वो विदेशों से आता है। इसका पैसा पूरा विदेश में जाता है। किसानों को समझाइए ये कि बहुत महंगी पड़ती है। और इसकी महंगाई पता है दूसरी क्या है? एक बार आपने खेत में 1 कट्टा यूरिया डाल दिया तो अगली बार 2 कट्टा डालना पड़ेगा, 2 बोरे डालना पड़ेगा। और एक बार 2 बोरे पड़ गया तो अगली बार 3 बोरे डालना पड़ेगा। एक बार 3 पड़ गया तो फिर 4 डालना पड़ेगा। हर बार बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, खर्चा बढ़ता जाता है। और मालूम है रासायनिक खाद बहुत गर्म होता है। गर्म रासायनिक खाद यूरिया डीएपी आप डालते हैं, मिट्टी पूरी चटक जाती है गर्मी के कारण, तो पानी ज्यादा देना पड़ता है। गोबर की खाद लगा के खेती करें तो गेहूं की फसल लेने में 3 पानी लगता है। यूरिया डीएपी डालकर अगर गेहूं की खेती करें तो 5-6 बार पानी लगाना पड़ता है। पानी का खर्चा बढ़ जाता है, और पानी का खर्चा बढ़ेगा तो पानी तो जमीन में से ही निकालना पड़ता है। जमीन से ज्यादा पानी निकाल के आप खेतों में डालते रहेंगे तो पानी का तल नीचे 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 होता चला जाता है। पहले पानी 25-30 फुट पे मिलता था, अब पानी 900 फुट तक नहीं मिलता खेतों में। तो किसानों को समझाइए
कि यूरिया डालने से बड़ा भारी नुकसान है। एक तो हर साल खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, खर्चा बढ़ता है। दूसरा, हर साल पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, वो खर्चा बढ़ता है। और जहां पानी निकालने के लिए बिजली नहीं है, वहां डीजल पंप चलाना पड़ता है, तो डीजल का खर्चा बढ़ता है। और डीजल कभी भी महंगा होता रहता है। एक जमाने में 7 रुपए लीटर मिलता था डीजल, अब 35 रुपए लीटर। 2-4 दिन के बाद ये 40 रुपए लीटर होने जा रहा है। फिर हो सकता है 1.5 साल में 100 रुपए लीटर हो जाए। किसान कहां जाएगा? मर जाएगा वो तो डीजल का खर्चा करते करते। और फिर एक और नुकसान होता है कि ये यूरिया डीएपी जब हम खेत में डालते हैं तो मिट्टी में ये केमिकल घुल जाते हैं, और मिट्टी में घुल गए तो पौधे की जड़ में आ जाते हैं, पौधे की जड़ से पौधे के तने में आ जाते हैं, पौधे के तने से पौधे के फल में आ जाते हैं, पौधे के फल में आ जाते हैं तो फिर वही फल हम खाते हैं, हमारे शरीर में आ जाते हैं। और हमारे शरीर में अगर ये जहर आ गया तो हमारी माताएं तो पूतना हो जाती हैं। आपने पूतना की कहानी सुनी? कृष्ण भगवान को जहर पिलाने के लिए आई थी। आज हमारी माताओं के दूध में जहर आ चुका है, अपने अपने बच्चों के लिए वो पूतना की स्थिति में है। आज हमारे देश की कई संस्थाओं ने माताओं के दूध का परीक्षण करवाया है, तो माताओं के दूध में वो सारे केमिकल हैं जो यूरिया में हैं। माताओं के दूध में वो सब केमिकल हैं जो कीटनाशक दवाओं में हैं, क्योंकि भोजन हम कर रहे हैं, भोजन के साथ वो शरीर में जा रहे हैं। और यही केमिकल हैं जो आपको कैंसर पैदा करवा रहे हैं, जो आप में डायबिटीज दे रहे हैं, जो आप में हाई ब्लड प्रेशर दे रहे हैं, हाइपरटेंशन दे रहे हैं। 148 किस्म की बीमारियां इन जहरों से पैदा होती है। इसलिए किसानों को समझाओ कि ये यूरिया डीएपी का जहर एक तो विदेशी है, ये बंद करो। दूसरा, ये शरीर को नुकसान देता है, इसलिए बंद करो। तीसरा, ये पैसे का नुकसान करता है, इसलिए बंद करो। तो किसान पूछेंगे भाई क्या करें? तो उनसे कहो गोबर का खाद डालो। अब किसान क्या पूछेगा आपको? सबसे पहले वो कहेगा गोबर के खाद से तो उत्पादन नहीं होता। तो उससे कहो गोबर के खाद से भी उत्पादन बहुत अच्छा होता है। यूरिया डीएपी से जितना नहीं होता उससे तो ज्यादा गोबर के खाद से होता है। मैं तो पिछले 12-13 साल किसानों के बीच में काम करता रहा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। आप आइए, वहां देखिए, हजारों किसानों ने यूरिया डीएपी बंद करके गोबर का खाद डालना शुरू किया है। और जिस किसान के यूरिया डीएपी के खेत में 1 एकड़ में 20 से 25 मीट्रिक टन गन्ना होता था, आज उस किसान के खेत में गोबर का खाद डालने से 90 से 100 मीट्रिक टन गन्ना हो रहा है, कम नहीं होता है। जिन किसानों के खेत में यूरिया डीएपी डालने से 1 एकड़ में 12 कुंटल गेहूं होता था, आज उनके खेत में गोबर का खाद डालने से 20 से 22 कुंटल गेहूं हो रहा है। जिन किसानों के खेत में यूरिया डीएपी डालने से 1 एकड़ में 2.5 कुंटल कपास होती थी, आज उन किसानों के खेत में गोबर का खाद डालने से 7 कुंटल एकड़ का कपास हो रही है। ऐसे एक नहीं, हजारों किसान हैं महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, थोड़ा अगर चलेंगे तो छत्तीसगढ़ में बहुत किसान है। 12 साल मैंने बहुत काम किया किसानों के बीच, जा जाके उनको ये सब सिखाया। गोबर की खाद से उत्पादन ज्यादा मिलता है यूरिया डीएपी की तुलना। क्यों मिलता है वो जानना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, जो आप जान लो तो आप किसानों को समझा सकते। गोबर की खाद जब हम खेत में डालते हैं तो होता क्या है? गोबर जो है ना, कई तरह के जीव जंतुओं का भोजन है। यूरिया जो है वो भोजन नहीं, जहर है। आपके खेत में एक जीव होता है जिसको केंचुआ कहते हैं। केंचुआ को किसी दिन पकड़ना और हाथ पे रखना और उसके ऊपर यूरिया डाल देना। 2-4 दाने ही यूरिया डालोगे, वो तड़पना शुरू हो जाएगा और 1 मिनट में मर जाएगा। हम जब खेत में टनों टन यूरिया डालते हैं ना, करोड़ों केंचुए मार डाले हमने यूरिया डाल के। और केंचुए क्या करते हैं? केंचुए मिट्टी को नरम बनाते हैं, पोला बनाते हैं और उपजाऊ बनाते हैं। केंचुए का काम क्या है? ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर जाना। पूरे दिन में वो 3 चक्कर नीचे ऊपर के लगाता है। नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। अब केंचुआ जिंदा है तो नीचे जाएगा,
फिर ऊपर आएगा। केचुआ जब नीचे जाता है तो एक रास्ता बनाते हुए जाता है, ऊपर आता है तो दूसरा रास्ता बनाते हुए आता है। तो परिणाम क्या होता है कि ये छोटे छोटे छिद्र जब मिट्टी में वो केचुए तैयार कर देता है तो बारिश का पानी इन्हीं छिद्रों में से नीचे एक एक बूंद नीचे रिसते हुए तल में जमा होता है। माने वाटर रिचार्जिंग का दुनिया में सबसे जबरदस्त काम कोई करता है तो केंचुआ करता है, और यूरिया के कारण ये मर जाता है। इसलिए यूरिया डालना माने किसान के लिए आत्महत्या करने के बराबर है। जिस किसान के खेत में यूरिया डलेगा केचुआ मर जाएगा। केचुआ मरा तो मिट्टी में ऊपर नीचे कोई जाएगा नहीं, तो मिट्टी कठोर होती जाएगी, कड़क होती जाएगी। मिट्टी और रोटी के बारे में एक सत्य है कि इसको फेरते रहो, नहीं तो खत्म हो जाती।